गजराज का राइट हैंड मनोज दीक्षित सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। देर रात तक गजराज के साथ उसकी छत पर बैठे दारू पीते पीते उसे वहीं नींद आ गई थी। उसकी नींद ठंड की वजह से पेशाब लगने के कारण खुली थी और अब डमरू के गंडासे का ठंडा लोहा जब उसके कंधे से छुआ तो उसका पजामा गीला हो गया। डमरू की सिर्फ आंखें दिख रही थीं। उसके चेहरे पर डाकुओं वाला काला कपड़ा बंधा हुआ था। उसने अपनी धमकी दोहराई, गजराज कहाँ है, जल्दी बता, या फिर ये बता कि तेरा सर नीचे बंधे चारों कुत्तों में से कौन सा कुत्ता को खिलाऊं। मनोज ने अपने जेब में हाथ डालने की कोशिश की। क्या कर रहा है, बंदूक निकालेगा? नहीं नहीं, फोन फोन। वो तो यहाँ है। डमरू ने अपना दूसरा हाथ दिखाया। उस हाथ में मनोज का मोबाइल था। मनोज को एहसास हुआ कि रात शराब पीते पीते वो इतना टुन हो गया था कि उसे अब याद ही नहीं था कि वो मोबाइल वहीं टेबल पर रखकर सो गया था। कौन हो तुम? क्यों मारना चाहते हो गजराज भैया को? हम यमराज हैं। तुम्हारे भैया को उनके कर्मों का सजा देना चाहते हैं। काहे? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बहुत सवाल जवाब कर रहे हो तुम। अब 2 सेकंड में बताओ कि कहाँ है वो हाथी। और जो ना बताएं तो फिर तुम्हारे गजराज भैया सवेरे सबसे पूछते फिरेंगे कि तुम कहाँ हो। मनोज ने जोर से अपनी थूक निगली, फिर हिम्मत करके बोला, नीचे अपने कमरे में होंगे। इतना ज्ञान हमको भी है। किधर है कमरा, ये बताओ। अगर तुम हमको हमारा मोबाइल दे दो तो हम उन्हें ऊपर ही बुला लेंगे। डमरू सोचने लगा। इतने बड़े बंगले में रात के अंधेरे में नीचे जाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। उसको यह सुझाव अच्छा लगा। उसने मोबाइल मनोज के हाथ में दे दिया। होशियारी नहीं करना। गजराज के सिवा किसी को फोन लगाए तो यहीं काट देंगे। मनोज ने हाथ में फोन लिया और कुछ करने लगा। डमरू इंतजार कर रहा था। हमें घंटी बजने का आवाज क्यों नहीं आ रहा है? हम मिला रहे हैं, रुको। मनोज ने नंबर डायल करने से पहले वॉइस रिकॉर्डर चालू कर दिया और फिर गजराज को फोन मिलाने लगा। घंटी बज रहा है पर उठा नहीं रहे। मिलाते रहो। अगर उसने फोन नहीं उठाया ना तो तुम 4 कंधा पर उठा लिए जाओगे। तुम्हारी आवाज कहीं सुनी सुनी लग रही है। झूठ। हम तुम्हारे सामने पहले बोले ही नहीं कुछ। नहीं, हमें तो तुम्हारी आवाज सुनी सुनी लग रही है। तुम हमसे ना सही भैया जी से तो बोले होगे ना। डमरू सोचने लगा। मनोज मन ही मन एक ब्लफ खेल रहा था। वो इतने सारे गुंडे मवालियों से मिल चुका था कि उसको इतना तो समझ आ गया था कि कौन सा गुंडा कब मारने की धमकी देता है और कौन कब मार देता है। डमरू उसे कुछ पागल सा लगा, इसलिए उसकी हिम्मत और बढ़ गई। तुम भैया जी से रहम की भीख मांग रहे थे ना? इतना सुनते ही डमरू का पारा हाई हो गया। उसने मनोज दीक्षित की गर्दन दबोच ली और बोला, बहुत बकलोली कर लिए तुम और बहुत सुन लिए हम। जेल के अंदर एक लड़का को दबोच कर उससे माफी मंगवाया तुम्हारा गजराज, तो अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझने लग गया। हम तो मरते मर जाते मगर उसके कभी पैर नहीं पड़ते, समझे? और सुनो, अब हमको नहीं जानना कि गजराज कहाँ है। अब हमको तुम्हारी बोटियां कुत्तों को खिलानी है। मनोज तड़पने लगा। उसकी सांस अटकती जा रही थी।
हमें 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 एक मौका तो दो। ओह, हमें 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 बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा, डमरू ने उसका गला छोड़ दिया। चलो एक मौका देते हैं तुमको। हम मैला उठाते हैं। मैला समझते हो ना? मनोज ने गंदा सा मुंह बनाया। हाँ वही। अब हम चाहते हैं कि तुम हमारे गले लगो। बोलो, लगोगे? मनोज ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत डमरू के गले लग गया। डमरू हैरान रह गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी इस हैरानी का फायदा उठाकर मनोज ने उसकी पीठ पीछे से विस्की की बोतल टेबल पर मारकर तोड़ी और डमरू के कमर के पास घोंप दी। अचानक हुए इस हमले से डमरू चौंक गया। उसका हाथ गंडासे पर कस गया। दूसरी ओर रात के 1:30 बजे विनीत तिवारी अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर एक आर्टिकल लिख रहा था कि उसे बाहर किसी जीप के रुकने की आवाज आई। साथ ही कुछ लोग जीप से उतरते भी सुनाई दिए। वो अलर्ट हो गया। उसने कमरे की बत्तियां बंद कर दी। जैसे ही विनीत तिवारी ने दरवाजे पर कान लगाए, दरवाजा जोर से खड़का। वो चौंक गया। उसको उम्मीद नहीं थी कि इतनी रात में कोई उससे मिलने आया होगा। विनीत ने पूरी सावधानी से दरवाजा खोला। बाहर एक बाउंसर जैसा आदमी खड़ा था। हाँ जी, कहिए। सोए नहीं अब तक? चलो बढ़िया है, समय बचा। तुम हो कौन? नाम पृथ्वी, काम एमएलए साहब की सिक्योरिटी। अरे हाँ, तुम्हारे एक्स एमएलए के साथ मैंने एक जर्मन शेफर्ड देखा तो था। वो तुम ही थे? पृथ्वी के साथ वाले ने गन निकालनी चाहिए। रख। पृथ्वी ने उसे रोक दिया। हमको तुमसे बहस नहीं करनी है तिवारी, बस सीधे सीधे 2 सवाल पूछने हैं। अंदर आने दो। विनीत ने बाकी दोनों का चेहरा देखा और फिर ना में सर हिला दिया। नहीं, जो कहना है यहीं खड़े खड़े कर। विनीत पूरी बात भी नहीं कह पाया था कि पृथ्वी ने उसकी नाक पर एक घूंसा मारा और उसे गिरा दिया। वो और उसके दोनों साथी तिवारी के घर में घुस आए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अबे तुम पत्रकारों को किसी की सीधी बात समझ में नहीं आती ना? जब तक विनीत उठने की कोशिश करता, दोनों मुश्तंडों ने उस पर लाठी मारनी शुरू कर दी। जब दोनों ने उसे अच्छे से कूट लिया, तब पृथ्वी ने विनीत को उठाकर एक कुर्सी पर बिठाया। अब तुम 1 वर्ड में आंसर दोगे, समझे? घाट के डोम समुदाय से तुम्हारा क्या रिश्ता है? हैं? काहे उनके लिए मरे जा रहे थे? विनीत मुस्कुराने लगा। उसके मुंह से खून आ रहा था। साले! ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर दस्तक हुई। पृथ्वी ने अपने लड़कों को इशारा किया। दोनों धीमे कदमों से दरवाजे के पास गए। दोनों लड़कों ने अपनी अपनी गन निकाल ली। गजराज